इन हाँ, सर? आइए आइए, सादर नमस्कार सर। बैठिए। थैंक यू सर। यू आर ए लॉ ग्रेजुएट? यस। हाँ। NLU या 3 year? No, 5 year, but not from NLU, from Institute of Law, Nirma University. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ Nirma University, Ahmedabad. निर्मा से किया है क्या? अच्छा अच्छा। जी सर। दे हैव ए लॉ यूनिवर्सिटी? उनकी नॉर्मल यूनिवर्सिटी भी है? No, मतलब sir. निर्मा लॉ यूनिवर्सिटी है या निर्मा यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी है? निर्मा यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी है। उसने 5 साल का कोर्स किया? जी सर। 24 पास आउट किया आपने? यस। आर यू प्रैक्टिसिंग? No sir, currently I am not practicing. Although I am a registered advocate, but I have not started practicing yet. अच्छा अच्छा। You were from the science stream and you joined the law. Normally साइंस के बच्चे लॉ में नहीं जाते, आपने लॉ क्यों चुना? Sir, I always wanted to join the administrative services. So at the time when I was selecting a course, I wanted a course which increases my competency for administrative services, as well as it can give me a backup option as well. Enjoyed studying law? जी सर। अच्छा लगा? हाँ सर। So LLB आपने 24 में कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका बार में? जी सर। You have a bar? You can practice in a court now? जी सर। Okay. लास्ट एफर्ट आपने 23 में किया था, तब आपने मेंस दिए थे, यस। पर इंटरव्यू तक नहीं जा पाए थे। नो। इस बार चले गए, जी सर। तो मतलब ठोक दिया इस बार। कंग्रेचुलेशंस। यानी आप लगे हुए हैं संकल्प के साथ कि मुझे जाना है। जी सर, प्रयास कर रहा हूँ। वेरी गुड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर का ही, जो बाद में अटल जी कहते थे, है ना? जी सर। सर, हरिवंश राय बच्चन जी की भी एक कविता है इस पे कि कोशिश करने वाले हार नहीं थी। जी सर। दिनकर की है, बच्चन की है शायद। दिनकर या बच्चन? बच्चन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी दिनकर सर। की अलग थी, थोड़ा शब्द अलग थे उसमें। हाँ, और अटल जी उसको बहुत कोट करते थे, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। वेरी कोशिश करने वाले की हार, हैं? लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बच्चन साहब। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। 10th में 9.6। ये क्या CGP होता, क्या होता था? जी सर, ये CGP है। कौन सी स्कूल थी? सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। उदयपुर। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छी स्कूल है, अच्छा नाम है उसका। जी सर। पुरानी स्कूल है क्या? सर, काफी पुरानी स्कूल है, जिसके अभी ऑलमोस्ट 70 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 70 years, सेंट पॉल उदयपुर। 12th में 86, ग्रेजुएशन में 7.8। हाउ इज निर्मा यूनिवर्सिटी? So, as an education institute, it is a very good education institution. And apart from academics, they also focus on various types of co-curricular activities and extracurricular कैसी है? activities. Sir, अच्छी है faculties. इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? English medium. इंग्लिश मीडियम। जी सर। चलिए, वेरी गुड फैक्ट सर। वॉशिंग पाउडर बेचते बेचते यूनिवर्सिटी बनाती। यस सर, बहुत बड़ी। करसन भाई की मूर्ति लगी है वहाँ पे? जी सर। सर, उनकी डॉटर की लगी है, जिनकी याद जिनके नाम पे वो है। निर्मा उसके बच्चे का नाम था। जी सर। करसन भाई तो भी है ना? जी सर, वो है। कमाल किया, साइकिल पे पाउडर बेचते विजनरी अहमदाबाद की गलियों पे, बच्ची के नाम पे रखा। अच्छा अच्छा, बच्ची जल्दी डेथ हो गई थी क्या निर्मा? जी सर। एंड टुडे इज ए नेशनल ब्रांड सर, एंड यूनिवर्सिटी, इमेजिन, नेशनल लेवल की। ओवर टू यू सर। रोल ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में, और संविधान सभा के निर्माण के अंदर, संविधान के निर्माण में। सर, राष्ट्रीय आंदोलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि उन्होंने जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनमें वहां पर पिछड़े वर्ग की आवाज उठाई, और एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य उन्होंने किया। संविधान सभा के अंदर उनका सर जो प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष रहे, उसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिबेट्स में हिस्सा लिया, जहां पे उन्होंने कई ऐसे उनके जो स्पीचेस हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में वो कई सारे प्रावधान लिए गए।
सेकंड राउंड टेबल को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बाबा साहब और गांधी जी के बीच में थोड़ी सी नोक जोक डिबेट हुई थी वहां पर। जी सर। क्यों हुई थी? सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे वहां पे, जबकि महात्मा गांधी का ये स्ट्रांग बिलीफ था कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट ना देकर के उसी में से रिजर्वेशन दिया जा सकता है जो सीट। इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? सर, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया था और इसे वहां समाप्त हो गई थी, परंतु उसके बाद अगस्त अवार्ड पारित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसके साथ एक पूना पैक्ट जो किया महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिससे कि फाइनल डिसीजन लिया गया। उस समय कौन सही था ज्यादा, गांधी जी या बाबा साहब? सर, किसी ऐसे सही या गलत के मापदंड से किसी इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को जज करना सही नहीं होगा। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। जहां भीमराव अंबेडकर जी का ये मानना था कि पिछड़ों को जो अधिकार नहीं मिले, वंचितों को, वो उन्हें मिलने चाहिए, जिसके लिए वे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। वहीं गांधी जी का राष्ट्रीय एकता में भी विश्वास था। वो ये चाहते थे कि वंचितों को उनका अधिकार तो मिले, परंतु ये ब्रिटिशर्स के लिए ये माध्यम ना बन जाए कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने का। अच्छा, नेशनल लेवल पे बहुत चर्चा होती है गुजरात मॉडल की। जी सर। व्हाट इज गुजरात मॉडल? सर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गुजरात मॉडल है वो काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर एक्सपोर्ट और बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया गया कि आज वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो आगे हैं। उसके साथ ही एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी उनका द्वितीय रैंकिंग है, और वो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 32% एक्सपोर्ट अकेले गुजरात से होता है। अभी लेटेस्ट वहां पे कोई समिट भी हुई थी या कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसमें बहुत सारी डिग्निटीज वहां पर आई। कतर के पीएम भी वहां पर थे अभी 2-3 दिन पहले। सर, काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। उसके अलावा सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा। वर्तमान में हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है? सर, राजस्थान सर सेंटर के श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी। अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? सर, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पारित हो चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट, 51, 100 और लेटेस्ट? सर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31B और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बांग्लादेश के साथ, जहां पर कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए और कुछ लिए गए। और सर, कैसे आगे हुआ एनक्लेव्स? उधर की जमीन इधर आ गई, इधर की कैसे आ गई? सर, वो संविधान संशोधन के माध्यम से, ऐसा रे बेरुबाड़ी वाद में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन के माध्यम से ही किसी भी भारत के हिस्से को किसी अन्य राज्यों को दिया जा सकता है, तो उसके लिए 100वां संशोधन करना आवश्यक था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारी बस्तियां बांग्लादेश की भारत में आ गई और भारत की बस्तियां बांग्लादेश में चली गई, और ये विवाद लगभग 75 ईयर्स तक चला। ये बस्तियां गई कैसे? कुछ पढ़ा था आपने इसके बारे में? सर, सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा। अच्छा, सोशल मीडिया की वर्तमान में भूमिका, रोल ऑफ सोशल मीडिया। सर, सोशल मीडिया वर्तमान में किसी भी अपने जो इन्फ्लुएंस और जो उसका व्यापक पैरामीटर्स हैं, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना पहुंचाने के माध्यम बन सकता है, जिस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। और काफी पॉजिटिवली अगर इसका यूज किया जाए तो जन आंदोलन, बहुत कई प्रकार के जन आंदोलन, और जो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का हम बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में, उसमें सोशल मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। नेगेटिव? सर, नेगेटिव्स में यह है कि जो ज्यादा यूज हो रहा है सोशल मीडिया का भी, और जो बच्चे हैं उनको ऐसा कंटेंट, उनकी उम्र से ज्यादा का जो मैच्योर लेवल का कंटेंट है वो उन तक पहुंच रहा है। उस वजह से सर हो सकता है उनका माइंड करप्ट हो रहा है, और साथ में जो ज्यादा यूज की वजह से लत भी लग रही है। हमारे समाज में कई ऐसी नई सोशल टेंडेंसीज देखने को मिल रही है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, होमोसेक्सुअलिटी है। इनको आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर?
सर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लिव इन रिलेशनशिप्स के और होमोसेक्सुअलिटी को तो डीक्रिमिनलाइज किया है, जबकि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको उन राइट बताया है कि यदि कोई दो वयस्क अपनी इच्छा से लिव इन में रहना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है, परंतु उन्हें रेगुलेट करने की भी उतनी आवश्यकता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और हो सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, और अन्य कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से उनका रेगुलेशन होना चाहिए और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें लाई जानी चाहिए। ठीक है सर। अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको नहीं लगता कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेट हो जाएगा? सर रजिस्ट्रेशन सरकार को डेटा मेंटेन करने में हेल्प करता है, और यदि भविष्य में कोई भी जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल है उनके बीच में कोई भी विवाद होते हैं लेकिन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दिया। सर मैं यू कैन नॉट रजिस्टर। सर मैं इस बारे में अवगत नहीं हूँ, इस निर्णय के बारे में, सॉरी सर। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर मतलब ही नहीं रहा, वो तो मैरिज और लिव इन एक जैसा हो जाएगा। अगर कोई कपल है वो इंडिपेंडेंटली और प्राइवेसी के साथ में रहना चाहता है तो उसको क्यों नहीं अलाउ किया जाए? आप क्या मानते हैं कि ऑटोनॉमी ऑफ बॉडी है वो एक राइट नहीं है? सर निश्चित रूप से वो एक राइट है। इसके लिए लॉ डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सर निश्चित रूप से वो एक राइट है कि सभी को अपना अधिकार है, परंतु यदि लिव इन रिलेशनशिप से जो संतान उत्पन्न होती है उसके भी अपने अधिकार होंगे सर, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, और साथ में जो महिला के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार का रेगुलेशन लाए जाने चाहिए। अच्छा, रेस एडजुडिकेटा क्या है? रेस जुडिकेटा सर सीपीसी के सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि किसी एक है अभी? जी सर है। श्योर है? जी सर। क्यों या चेंज कर दिया गया सर नए जो कानून बने हैं? सर वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो चेंज किया गया सीआरपीसी, परंतु सीपीसी अभी भी है। ठीक है। और उसके सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा दिया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि यदि कोई भी न्यायिक वाद किसी एक कोर्ट में चल रहा है तो सेम इश्यूज पे कोई अन्य वाद किसी अन्य कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। अगर उसका डिसीजन फाइनल हो गया तो? यदि सर उसका डिसीजन फाइनल हो गया है तो भी सॉरी सर तो भी सर उसको जो अपील के माध्यम से सीनियर कोर्ट में जाया जा सकता है, परंतु सिविल कोर्ट में नहीं, किसी अन्य सेम रैंक के सिविल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई संस्था जिसका फैसला है वो कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है? सर कुछ मुद्दों में, जैसे कुछ मुद्दों में जो सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन होता है जो कि राष्ट्रपति लेता है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लोक अदालत का फैसला? सर लोक अदालत का फैसला कई जगहों पर एज अ फाइनल डिसीजन काम करता है, परंतु यदि उसके जो फैसले उससे कोई नहीं मानता है तो कई केसेस में उन्हें आगे अपील करने का भी प्रावधान होता है। उस एक्ट में लिखा हुआ है नालसा में? सर मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी सर। अच्छा, ये कैंगरू कोर्ट क्या होता है? कंगारू कोर्ट जिसको बोलते हैं? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा। ग्राम न्यायालय? सर ग्रामीण स्तर पर जो न्याय का डिलीवरी ऑफ जस्टिस को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट लाया गया था। कैसे होता है उनके जजों का अपॉइंटमेंट वगैरह? सॉरी सर मैं अवगत नहीं हूँ इस पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस जब वो सुनता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कैपेसिटी से सुनता है, जबकि वो क्रिमिनल केसेस की जब हियरिंग करता है तो वो सेशंस कोर्ट कहलाता है। ये ओनली एक ही डिफरेंस है? सर ये मेजर डिफरेंस है, उसके अलावा कोई और एक और डिफरेंस है? चलिए ठीक है। ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट क्या है? सर मेट्रो सिटीज जो होती हैं उन्हीं में ही जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है उसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो कि जो नॉन मेट्रो सिटीज है उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास होते हैं, जबकि मेट्रो सिटीज में मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है।
इंडिया के अंदर जो लीगल पेंडेंसीज है उसको कम कैसे करेंगे? इनोवेटिव सॉल्यूशन है आपसे उम्मीद की जाती है, सर मैं बिकॉज यू आर ए लॉ ग्रेजुएट। सर मैं सोच सकता हूँ। जी, सर एक एक्ट पारित किया जा सकता है एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के रूप में, गारंटीड डिलीवरी ऑफ जस्टिस एक्ट, जिसमें कि यदि कोई एडवोकेट अनरीजनेबली एडजर्नमेंट्स लेता है बार बार किसी वाद में, या कोई अक्यूज्ड है या परिवादी है वो बार बार हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में, तो उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, जिससे कि अनरीजनेबल एडजर्नमेंट्स ना मांगे जाए कोर्ट में। और उसके अलावा सर जो न्यायाधीशों की जो वैकेंसीज हैं उनको पूरी तरह से भर करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसे एक कमेटी बनी थी, मलिमत कमेटी, पढ़िए आप? नो सर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है? सर पूरे क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल जस्टिस, अपराध न्याय, जी सर, जो पूरी क्रिमिनल लॉ प्रणाली है जिसमें कि अपराध की रिपोर्टिंग से लेकर अंतिम निर्णय तक जो पूरे सिस्टम इन्वॉल्व रहता है उसे पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम माना जाता है। और उसमें कई सारे हिस्से होते हैं जैसे पुलिस, न्यायालय और ये इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये क्या है? सब पूरे देश का एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, शायद वह इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहलाता है। या आप अंदाज लगा रहे हो? सर मैं अंदाज लगा रहा हूँ। कोई भी अपराध को डिसाइड करने के लिए जो फंडामेंटल थिंग होती है वो क्या होती है? सॉरी सर, कोई फंडामेंटल्स होता है कोई भी अपराध को डिसाइड करने के लिए, तो वो सबसे पहली चीज क्या चेक किया जाता है? सर अपराध के डेफिनेशन में सर दो चीजें आती है, एक एक्टस रियस कि एक्चुअल में एक्ट किया गया हो, और मेंस रिया जिसे इंटेंशन कहते हैं कि इंटेंशनल एक्ट को अपराध माना जाता है। ठीक है, एक यूथनेसिया, एक सुसाइड और तीसरा संथारा, तीनों के अंदर है मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं है, तो तीनों एक ही है, फिर भी क्या अलग अलग है? सर अलग अलग है। क्यों? सर उनमें एक्टस रियस जो एक्ट है वो अलग अलग है, जब जो संथारा है वो पैसिव यूथनासिया है, मतलब वो कि किसी को जानबूझ करके मारना नहीं, जबकि एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि फूड एंड वाटर होता है उसको हटा करके कोई यूथनासिया करता है, तो वो संथारा एक पैसिव यूथनासिया हो जाएगा। जबकि सुसाइड, सर सुसाइड को एक्टिव यूथनासिया कहा जा सकता है, परंतु सुसाइड में भी यदि सर इमाइल दुर्खइम के हिसाब से देखा जाए तो एक ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है, जो सैनिक वगैरह देश के लिए बलिदान देते हैं, खुशी खुशी मर जाते हैं। वो सैक्रिफाइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सुसाइड। मतलब सर उसे ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड की श्रेणी में इमाइल दुर्खइम द्वारा रखा गया है, तो उसे अलग देखा जा सकता है। नॉमेनक्लेचर दिया गया है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया कि वो जो सेक्रीफाइस होता है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है, लेकिन जो नॉर्मल सुसाइड जो होता है वो और यूथनेसिया, उसमें क्या फर्क है क्या? या ये सुसाइड और संथारा में? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने है संथारा और सुसाइड को एक माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने है वापस उसको डिफरेंशिएटेड। हाँ सर, ये मामला अभी सब जुडिस है। क्या है उसके दोनों लॉजिक क्या है? सर मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं पूरी तरह से। अच्छा, एक होता है एनकाउंटर और दूसरा होता है फेक एनकाउंटर, क्या है दोनों में डिफरेंस? सर जो एनकाउंटर होता है वो लीगली उसको वैध माना गया है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए जहां पर अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाए, वहां पर एनकाउंटर को लीगल कहा जा सकता है। परंतु फेक एनकाउंटर कुछ फैब्रिकेटेड फैक्ट्स बनाए जाते हैं और उनके द्वारा जो है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बाहर जाकर के अपराधियों को खुद से सजा देने का एक माध्यम बनते, उन्हें फेक एनकाउंटर्स कहा जाता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे एनकाउंटर किया जा सकता है? सर यदि कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने की प्रयास कर रहा हो और उस दौरान पुलिस पर हमला कर दे, उसमें एनकाउंटर किया जा सकता है। या फिर पुलिस कहीं अरेस्ट के लिए या कार्रवाई के लिए गई है, सर्च के लिए, और वहां पर
पुलिस के ऊपर बल प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी एनकाउंटर किया जाता है। क्या कोई प्राइवेट पर्सन है वो अरेस्ट कर सकता है किसी को? सर किसी क्रिमिनल्स को प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या नहीं? जी सर, कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके प्रावधान है कि कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, यदि वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं तो प्राइवेट पर्सन को यह अधिकार है कि उस क्राइम के प्रिवेंशन के लिए अब अरेस्ट कर सके। मान लीजिए एक पर्सन है, उसको ये पता नहीं, हेबियस कॉर्प्स जो रिट है उसका पता नहीं है, और उसने उसको 2 दिन है डिटेन करके रख लिया, अरेस्ट करके प्राइवेट पर्सन ने रख लिया, जिससे कि वो क्राइम कमिट नहीं करे। और सिचुएशन ये है कि वो अपनी खुद की वाइफ है, उसके साथ में वायलेंस करता है, और उस प्राइवेट पर्सन ने उसको है वो अरेस्ट करके रख लिया अपने पास में, और 2 दिन हो गए। अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या जिसने अरेस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सर, जिसने अरेस्ट किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई लाई जाएगी, तो क्योंकि पता ही नहीं है ना, उसने तो क्राइम को प्रिवेंट करने का प्रयास किया। परंतु सर सोसाइटल जो अल्ट्रुइस्टिक वर्क होता है वो उसको परंतु सर कोई भी यदि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है तो उसे तुरंत पुलिस अधिकारी को सूचना, क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को सूचना देनी होती है, और यदि पुलिस अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है तो कोर्ट में सूचना देनी होती है। तो यदि उसने दो दिन तक उसे रखा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और तो फिर तो लोग डर जाएंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा सर। परंतु 2 दिन तक किसी को प्राइवेट पर्सन के द्वारा रिस्ट्रेन करके रखना भी एक उस सामने वाले अक्यूज जो है जिसके ऊपर है उसके भी राइट्स के अगेंस्ट चला जाएगा। अभी इंडिया में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। कौन है वो? जिसको राजस्थान की ही एक जेल में रखा गया है। सर, सोनम वांगचुक जी, जो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट। क्यों, क्या रीजन है इसका? सर, लद्दाख में भी जो आंदोलन चल रहे थे बीच में, वो काफी लंबे समय से चल रहे थे कि वो अनुसूची 6 में जुड़ने की मांग कर रहे हैं, परंतु बीच में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि वहां हिंसक प्रदर्शन होने लग गए, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार किया गया। अर्चित, आपने हॉबी नहीं लिखी? हॉबी लिखी थी क्या? जी सर, लिखी थी। इसमें है क्या सर आपके वाले में? नहीं है सर। क्या है हॉबी आपकी? सर, बैडमिंटन खेलना। और लिखा नहीं है ना? बैडमिंटन आप खेलते हो अभी भी एक्टिव? जी सर, अभी थोड़ा सर इतना रेगुलर नहीं हूँ, परंतु अभी भी जब भी मौका मिलता है खेलते। इंडिया का अब तक बैडमिंटन का गोट कौन है? गोट समझते हो? जी सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इंडिया का बैडमिंटन बकरा कौन है? बकरा या बकरी जो भी सर, मैं पीवी सिंधु जी को ही कहूंगा कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अभी तक की रही हैं उन्होंने। पीवी सिंधु जी गोट? जी सर। श्योर? सर, मेरे अनुसार तो वही है। अच्छा, वो आपके पीरियड के हैं। हमारे पीरियड के गोट प्रकाश पादुकोण है, फर्स्ट टू विन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 20-25 साल पहले। एनीवे, एक गोट है और एक बकरा हो सकता है, एक बकरी हो सकती है। जी सर। ठीक है। तो बैडमिंटन चूंकि आपने हॉबी लिखी है ना, इसके बारे में थोड़ा और कर लेना। तो अभी ऐसा करते हैं, फर्स्ट राउंड अपन ही समाप्त करते हैं। 1 मिनट के बाद में आपको वापस बुलाएंगे, आज का आपको स्कोर बताएंगे, फीडबैक देंगे, और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी देंगे। आप तीनों में से किसी से भी जो भी मन में आपके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है? सो प्लीज कम बैक आफ्टर 1 मिनट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स।